आप सबने ये सुना है, एवरग्रीन सॉन्ग्स। ऐसा गाना जो हर मूड में कभी भी कहीं भी सुना जा सके। प्रॉब्लम्स भी कुछ एवरग्रीन होते हैं। जैसे कि एक बच्चा को देखो, बचपन में उसके घर जब भी कोई गेस्ट आते, मेहमान आते, तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा, पोयम जो ना याद किया हो ना जो कल, वो आप सुना दो अंकल के सामने। अब बेटा अगर ओबीडियंट है तब तो वो फट सा पोयम सुना देगा। अगर ओबीडियंट नहीं है, बैक बेंचर से, पहले ही क्लास से, तब वो कोई अपना ही लिखा हुआ पोयम वो सुनाएगा। और जब वो अपना पोयम सुनाता है तो मम्मी की नाक तो कटती कटती है, शरीर का एक एक अंग कट जाता है मेहमान के सामने। अब बात ये है, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि शॉर्ट हैंड में भी हमारा जो है वो एक आध प्रॉब्लम ऐसा है जो एवरग्रीन है। कहीं भी किसी वक्त किसी के भी साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और ये ऐसा प्रॉब्लम है कि जब हम ये पिटमैन बुक जो है, ये ये पूरी बुक जब समाप्त हो भी जाती है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। और वो प्रॉब्लम वॉवेल्स का है और शॉर्ट फॉर्म्स का है। मैं आज इसी पे बात करने वाला हूँ। होता क्या है कि जब कोई एडमिशन लेता है किसी इंस्टीट्यूट में, तो जब वो शुरुआत में उसके टीचर्स पढ़ाते हैं कुछ भी, तो बिल्कुल ही उसे नहीं पता होता है कि क्या शॉर्ट हैंड का कोई और तरीका है पढ़ने का, या फिर जो ये टीचर पढ़ा रहे हैं वही एक तरीका है। हम ये मान के चलते हैं कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही एक सही तरीका है, वही सुटेबल है। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे महारथी हैं शॉर्ट हैंड के, कि देखो, इनके साथ लड़ाई करना आसान काम नहीं है। खास खास तौर से ये वॉवेल जो है, इनके साथ लड़ाई करना आसान नहीं है। होता क्या है, हम बिना इनकी, अब देखो, जब भी दुश्मन के साथ लड़ाई करनी है तो क्या करना होता है? सबसे पहले उनकी कमजोरी को जानना होता है। हम इनकी कमजोरी जानते ही नहीं है कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इस वॉवेल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आप ये जान जाओगे, मतलब कि आप इनकी कमजोरी जान गए। और हम ऐसे ही लड़ने लग जाते, और फिर क्या होता? नतीजा ये होता जो एक शेर के सामने सियार का नतीजा हो जाता है। आज हम देखते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है, और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, वोबेल, शॉर्ट फॉर्म्स, फ्रेज के बारे में, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, छोटी छोटी, ये ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स तो सबसे पहले देखना है। चलो, आप लोग जब पढ़ने जाते हो तो ये जो पिटमैन की बुक है, आपको क्या लगता है कितने समय में ये खत्म हो जानी चाहिए? या फिर आपसे ऐसे अगर मैं पूछूं कि 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन जो एसएससी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ये मिनिमम है, और फिर एक तो 100 वर्ड पर मिनट की होती है, कितने दिन में आ जानी चाहिए? क्या लगता है आपको? क्योंकि ये परसेप्शन है सबका कि इसमें कम से कम 1.5 years लगते हैं, किसी का है 2 years लगते हैं, कोई 3 सालों से कर रहा है। नहीं भाई, ये टाइम है, एक्चुअल टाइम है ये। क्योंकि ये जो पिटमैन बुक है ना पूरी, ये मुश्किल से 30 days की है, मुश्किल से। और उसके बाद अगर आप 6 महीने, बाकी इसमें एक माइनस करो तो 6 महीने की प्रैक्टिस डिक्टेशन की करते हो, जाहिर सी बात है 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आएगी। लेकिन हाँ, कब आएगी डिक्टेशन की प्रैक्टिस भी?
वो एक सलीके से करना होता है। ये नहीं कि किए जा रहे हैं 6 बार 7 बार लिखे जा रहे हैं, तरीका नहीं हमें पता है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है, आप इसीलिए तो 2 साल तक करते हैं लोग। क्यों उनका 2-2 साल प्रैक्टिस जाता है? इसी कारण से कि उन्हें एक्चुअल तरीका पता ही नहीं है कि करना कैसे है। प्रैक्टिस डिक्टेशन कैसे करनी है, वॉवेल्स कैसे पढ़नी है, शॉर्ट हैंड कैसे पढ़ना है, डिप्थोंग्स क्या है, उनको नहीं पता होता है। हम टीचर से सवाल नहीं करते, हमें लगता है कि देखो ये तो ऐसा हो जाएगा कि अगर टीचर ने डांट दिया, कुछ बोल दिया, तो हमारी बेइज्जती होगी। दूसरी बात, मैं अभी क्यों बोलूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ शॉर्ट हैंड में, है ना? ऐसा सोचते हैं सब। आज मैं इन दोनों की जो है कमजोरी, जैसा कि मैं पहले बता दिया, कमजोरी पे बात करूंगा इन दोनों की, कि कैसे इसको पहचानना है दोनों को और समझना है। उसके पहले मैं इस पे बात करूं, उसके पहले जो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिवीजन। जो मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको याद होगा कि शॉर्ट हैंड का जो लेक्चर 1 था, उसमें मेमोरी की बात करी गई थी। हमने बताया था कि सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये 3 पार्ट होते हैं मेमोरी के। अगर जो पहला वीडियो देख चुके हैं, उनको ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी इतने में ही। जो नहीं देखे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाओ और वो वीडियो देखो। क्यों? क्योंकि आपको पैटर्न पता चलेगा, आपको एक सिस्टम पता चलेगा पढ़ाई का कि ये तरीका होना चाहिए। फिर मैंने बात किया था मेमोरी के बाद, और इसके साथ ही 4 पॉइंट्स पे मैंने बात करी थी। फर्स्ट पॉइंट ये था कि प्रायर कनेक्शन। चलो मैं ऊपर लिखता हूँ, प्रायर कनेक्शन एक पॉइंट ये था। फर्स्ट, प्रायर कनेक्शन मैंने एग्जाम्पल के साथ इसे बताया था, आप पिछले वीडियो को देख लीजिए। दूसरा मैंने कहा था क्रिएट चंक्स। थर्ड पॉइंट थे सिंप्लीफाई योर गोल्स। फोर्थ पॉइंट थे, ये लास्ट था, कि टाइम वर्सेस वर्क या असाइनमेंट, जो आप लिखो यहाँ पे, इन दोनों में टारगेट पे वर्क या असाइनमेंट को रखना है, नहीं टाइम को नहीं रखना है टारगेट पे। ये मैंने बताया था कि जब भी आप पढ़ने बैठो, तो ये मत देखो कि 2 घंटे पढ़ना है, आप ये देखो कि मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, एक टॉपिक कंप्लीट करना है ये। नहीं तो जब टाइम दे देते हो, तो बार बार घड़ी पे नजर जाती है, होता है ना ऐसा। इसीलिए टाइम वर्सेस वर्क या असाइनमेंट, तो उसमें टारगेट को असाइनमेंट पे रखो, असाइनमेंट को रखो कि हमें ये पूरा करना है। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मुझे करते रहना है, अब चाहे इसमें 20 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, या 3 घंटे लग जाए। क्लियर? तो ये तो थी पहले लेक्चर की बात मैंने करी थी। सेकंड जो उसका पार्ट था, पहले ही लेक्चर का सेकंड पार्ट, 1 मिनट और लगेगा, 1-2 मिनट, बस वेट, मैं इस पे आता हूं। लेक्चर 2 में मैंने बात किया था कॉन्सोनेंट के बारे में। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 24। और मैंने बताया था 86433, ये इसका पासवर्ड मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो। याद होना चाहिए अगर आपने देखा है तो, बाय द वे। हाँ, तो 86433, ये 24 कॉन्सोनेंट्स थे। मैंने ये बनाया था इसको ऐसे, फिर मैंने सर्कल बनाया, फिर एक ये था, फिर एक ये था, और फिर W, Y और H, ये था। ये हमारा 24, ये 4, फिर ये 4, 8,
फिर इसमें 6 कॉन्सोनेंट्स थे, इसमें 4 था, इसमें 3 और ये 3। क्लियर? चलिए, और इसके बाद हमने कहा था कि हम वॉवेल पे डिस्कस करेंगे, और जो कि अब हम करने जा रहे हैं। वॉवेल्स पे चलो डिस्कशन तो होगी, और शॉर्ट फॉर्म्स पे। लेकिन अब मैं पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको ये किताब लेना है, क्योंकि इसी से पढ़ाई होगी, ठीक है? इसमें आप जैसे ही इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो कंटेंट्स है, चैप्टर वाइज लिखा हुआ है कौन कौन से चैप्टर्स हैं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, कंटेंट है, ठीक है, आप ये देख लेना। पहले चैप्टर्स में फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स, नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स, फिर नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स, और उसके बाद इसी में सेकंड प्लेस वॉवेल भी है। वॉवेल भी है पहले ही चैप्टर में, पर हमारे पढ़ाने का तरीका अलग है, आपको पता है। तो और हाँ, मैं ये दिखाना चाह रहा था, इंट्रोडक्शन जो ये है, इसमें अब अगर आप देखते हो तो पहले ही लाइन में ये लिखा हुआ है कि शॉर्ट हैंड इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पोकन साउंड्स बाय रिटन साइंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने बताया था कॉन्सोनेंट्स पढ़ाते वक्त, स्पोकन साउंड को किस में लिखना है? रिटन साइन में। जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसे हमें लिखना है, जो भी शॉर्ट हैंड में जो हम बोल रहे हैं, न कि जो वर्ड लिखा हुआ है उसके स्पेलिंग पे नहीं जाना, उसका जो प्रोनंसिएशन है उस पे जाना होता है। क्लियर? इसीलिए लिखा हुआ है स्पोकन साउंड। जैसे कि उस दिन भी मैंने बताया था कि नोन, इसमें के साइलेंट है, नाइफ साइलेंट है, के कैरेक्टर यहाँ पे सी एच है, जबकि हम शॉर्ट हैंड में पढ़ चुके हैं कि हमारा सी एच जो ऐसे होता है, अगर ये लाइन है तो सी एच ये होता है, जबकि यहाँ उच्चारण च का तो हो नहीं रहा, कैरेक्टर क का हो रहा है, और क शॉर्ट हैंड में ऐसे होता है। तो हम जब कैरेक्टर को शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो यहां से ये करेंगे। ठीक है? तो जो नहीं बोला जा रहा है इंग्लिश में, उसको लिखना भी नहीं है शॉर्ट हैंड में, सिर्फ जो आ रहा है कैरेक्टर, तो इसको शॉर्ट हैंड में लिखना है। नोन, इसको शॉर्ट हैंड में लिखना है, एन, फिर एन और ओ, ओ का ये वॉवेल है। तो ये था एक चीज क्लियर। दूसरी चीज अब जो इस बुक में है, जो कि पहले ही चैप्टर्स में है, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। चूंकि आप शॉर्ट हैंड पढ़ चुके हो, जैसे कि आप हिंदी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, तो वर्ड का फॉर्मेशन का जो सिस्टम होता है उसको पढ़ते हो। पहले पहले लेटर पढ़ते हो, फिर वो लेटर को ज्वाइन करते हो ताकि एक वर्ड बने। यहां भी वही तरीका करना है। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। चलिए, जैसे कि पी है तो ऐसे होता है पी। क्लियर? चे है ऐसे होता है, टी है सीधा होता है ऐसे। अगर हमें ज्वाइन करना है शॉर्ट हैंड में, तो कैसे करेंगे? जब वर्ड बनाने लग जाएंगे तो कैसे करेंगे कि मान लो पी टी को एक साथ लिखना है, तो ये लाइन है, तो पी यहां से तो यहां लाइन पे आएगा ही, क्योंकि तीनों ये लाइन को टच कर रहा है। तो जो पहला कॉन्सोनेंट्स है वो लाइन को टच करेगा, और बिना, आप जिससे भी लिख रहे हो, पेंसिल से लिख रहे हो या पेन से लिख रहे हो, बिना ये हाथ को उठाए सीधा टी ऐसे लिख देना है। क्लियर? पी के साथ अगर के है तो बिना हाथ उठाए ऐसे लिख देना है। सी एच के साथ अगर टी है और ये लाइन है आपका,
तो सी एच लिख के टी ऐसे लिख देना। ये ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। एक और अगर मान लो कोई कॉन्सोनेंट से एम है, सी एच टी एम तीनों आ रहा है, तो ऐसे ऐसे, मतलब कि यहां से स्टार्ट करना है और यहां पे पेन उठना चाहिए लास्ट, बीच में पेन नहीं उठना चाहिए। ये तरीका है ज्वाइन करने का कॉन्सोनेंट। वॉवेल लगाना होगा तो पहले पूरा जितना भी कॉन्सोनेंट्स उस वर्ड में आ रहे हैं ना, आप सबको लिखना होगा आप सबको, और उसके बाद आराम से वॉवेल जिस पे आ रहा है उसको लगाना है। ठीक है। फिर एक मान लो कि W है, उसके साथ K आ रहा है, तो ये लाइन है तो W तो ऊपर जाएगा। W आपने पढ़ा है कि W ऐसे होता है। तो W के बाद अगर K है तो W फिर K ऐसे होता है। उसी को ऐसे एकदम ज्वाइन कर दिए। ठीक। फिर अगर मान लो T होता तो WKT। क्लियर हो रहा है? तो ये ज्वाइनिंग है। आप जब बुक लोगे और बुक में आप देखोगे तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स यही था। अगर आप उसके बाद देखते हो ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बाद, तो इसी चैप्टर में यानी फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें है फ्रेजिंग। यहाँ पे उसके पहले वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स पे मैं आता हूं, लेकिन ये है फ्रेजिंग। फ्रेज करना क्या होता है आप सबको पता है, इंग्लिश पढ़ रहे हो या। फ्रेज यानी जब एक से ज्यादा शब्द को जोड़ना होता है, वो फ्रेजिंग है। शॉर्ट हैंड में भी कभी कभी क्या होता है कि दो तीन शब्द एक ही साथ लिखे जाते हैं, उनको फ्रेजिंग कहा जाता है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो फ्रेजिंग फ्रेजिंग दिया हुआ है, ये पूरा टू और द। अभी चूंकि आपको पता नहीं है कि टू और द होता कैसे है, और चूंकि आपको शॉर्ट फॉर्म के बारे में अभी नहीं पता है, तो पहले मैं शॉर्ट फॉर्म पे आता हूं, उसके बाद फ्रेजिंग बताऊंगा। अब देखो, जो भी जितने भी कॉन्सोनेंट्स थे उसका करीब आधे वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है दिया हुआ साथ में ही, पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर। जैसे कि चैप्टर 2 में आप अगर देखते हो, एफ आपने पढ़ा है कि एफ ऐसे होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म इधर शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, चैप्टर 2। और ये फिर वी हमारा ऐसे होता है, डीप होता है, ये लाइट है ये डीप है। क्लियर? और इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, क्या है? हैव। अगर आए हैव, तो हमारा हैव का शॉर्ट फॉर्म ये हैव हो गया। हमें ना तो इसमें एच डालना है, ना तो ए का वॉवेल डालना है, कुछ नहीं डालना है। ये शॉर्ट हैंड में हैव हो गया। वी का शॉर्ट फॉर्म हैव होता है। उसी तरह से कई ऐसे लेटर्स हैं। ठीक है, वी है, फिर टीएच है। आप पढ़ चुके हो कि टीएच एक द का होता है और टीएच एक थ का होता है। तो जो द का होता है यानी डीप, और जो थ का होता है यानी लाइट, इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है थिंक। अगर हमें थिंक लिखना है तो सीधा ऐसे कर देना है, लाइट टीएच। और हमें अगर देम लिखना है तो डार्क कर देना है। तो कुछ लेटर्स के भी शॉर्ट फॉर्म है जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आप पहले बुक ले लेना आप। उसी तरह से एस एच के लिए है, वाज का है, शैल का है। जो कॉमन शॉर्ट फॉर्म क्यों बनाया गया, आपको ये समझना है कि क्यों बनाया गया शॉर्ट फॉर्म।
कुछ कॉमन वर्ड्स जो बहुत बार यूज किए जाते हैं। अगर एक पैराग्राफ लिखना हो तो उसमें कॉमन वर्ड्स कई बार आते हैं, और उस सारे का जैसे मॉडल्स है, हेल्पिंग वर्ब है, वो सब ऐसे ऐसे वर्ड का जो है शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया, ताकि उतना ज्यादा उसको बार बार लंबे में लिखना ना पड़े, है ना। तो ये वॉज है, तो जो वॉज का शॉर्ट फॉर्म होगा वो ऐसे होगा, शैल का होगा तो ऐसे होगा, और यूजुअली इस, चूंकि ये एस एच है, एस एच हमारा ऐसे होता है, वाज में जेड हमारा ऐसे होता है, और यूजुअली यानी कि जेड एच ऐसे। ये लाइट है, ये डार्क है। क्लियर। जो शॉर्ट हैंड, जो पहला लेक्चर कर चुके हैं उन्हें समझ आएगा, जो शॉर्ट हैंड जानते हैं, कॉन्सोनेंट जानते हैं, उनको समझ आएगा। यूजुअली डीप है, शैल, लाइट है, क्योंकि ये एस एच का शॉर्ट फॉर्म है, ये जेड एच का शॉर्ट फॉर्म है। आज मुझे किताब लाना जरूरी लग रहा था, इस वजह से मैं किताब लाया हूं। और चूंकि आप शॉर्ट फॉर्म देख चुके हो, अब हम जाते हैं। अब इसी तरह से यहाँ जो फ्रेजिंग वर्ड है उसमें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, कई सारे शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि इधर लिखता हूं, बी है, टू है, डू है, विच है, द है। ठीक है, इस तरह से फिर ये टू है, ये यहां पे दिया हुआ है, बट है, हु है, ये सारे का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। और अगर मान लो कि जैसे भी, जैसे बी है तो ऐसे लिखा जाता है। क्लियर। फिर मान लो कि फिर इट है, बहुत है, तो इट का टी होता है, ये इट का टी जो है ना, ये इट हो जाता है, दिख रहा होगा। ठीक है। हाँ, और फिर डू का डी हो जाता है शॉर्ट फॉर्म, लाइन पे, ऑन द लाइन। ये आपको दिया हुआ है, ये टू या टू, तो डीप से ऐसे कर देंगे। द का शॉर्ट फॉर्म होता है ऐसे, यानी एक ऐसे डॉट, द। द दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो अगर लास्ट में आ रहा है डू द, मान लो, अब फ्रेजिंग देख लो इसी के साथ। मान लो डू द लिखना हो एक ही साथ, अभी आपने क्या देखा, डू ऐसे होता है, द एक ऐसे होता है। अगर लास्ट में द आ रहा है तो ये द ऐसे होगा, और अगर शुरुआत में द है, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पे द ऐसे होगा, द का दो साइन। अगर यहां से कहीं भी द आ रहा है तो ऐसा वाला होगा, और अगर यहां वाला द है तो ये डॉट होगा सबसे पहले, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, द प्रिंसिपल। तो ये क्लियर हुआ, फ्रेजिंग इसी को जोड़ना कहते हैं। जैसे विच होता है तो सी एच जैसे होता है वो हमारा विच हो जाता है, हम जैसे सी एच लिखते हैं उसी को विच होता है। देखो डू का डी है, अब इसमें आपको देखना नहीं है, ये टू लाइट होता है और ये टू टू, ये डी, ये डार्क होता है। ये बस लाइट हल्का सा होगा ये, और ये डार्क होगा, ये फर्क है इन दोनों का, एक ही ऐसा। अब आप कहोगे कि कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये टू और ये टू दोनों एक ही जैसा, नहीं होगा, क्योंकि जब आप सेंटेंस में लिखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला टू है या ये वाला टू है। क्लियर। द आएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमें द ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, या किसी लेटर में ऐसे लगाना है, ठीक है, या द ऐसे। जैसे ही आगे आ गया द, यानी कि कंफर्म है, ये लगेगा। अब अगर आगे नहीं है, बीच में है द, तो उस वर्ड के साथ लास्ट में ऐसे एक टिक जैसा लगा देना, वो द हो जाएगा। मुझे अब लगता है कि आपका फ्रेजिंग भी हो गया। ठीक है, फ्रेजिंग बुक में और है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे बी है, द के साथ फ्रेज करना है, बी द, तो क्या करेंगे, लाइन है ये, बी और द, हाथ नहीं उठाना है, बी द, डू द, डू द। अब ये सोच रहे हो कि एक इधर आ गया है, एक इधर आ गया है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सेंटेंस में जैसे जैसे आप शुरुआत में जैसे लिखा हुआ है, जैसे किया हुआ है, ये जिधर आसान होता है ना हम उधर का लिखते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि पिटमैन साहब जो है वो सोच समझ के कुछ इधर लगाए,
क्योंकि आगे कोई लेटर आएगा ना तो वो दिक्कत देगा। और यहां पे अगर ये द ऐसे है और यहां पे अगर ये, तो आगे ये द नहीं कुछ और हो जाएगा। इसीलिए इस तरफ किया गया, किसी में इस तरफ किया गया। ठीक है, तो वो आप क्लियर हो जाओगे। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा बस ऐसे ही, बाकी पता चल जाएगा। जैसे कि अब देखो, एक वर्ड है, अभी आपको ये पूरा क्लियर पता नहीं चलेगा पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि पेड द को एक साथ लिखना है। पेड द कैसे लिखेंगे? लाइन है मान लो आपकी ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो पी, डी और द। पी, डी और द। पे, पेड और द। तो पी, डी। अब ये पी लाइट है, ये थोड़ा डार्क है, और ये द है। देखो शुरुआत में ये पी लाइट और डी डार्क लिखना होता है, क्योंकि हमें पता चल सके कि ये पी लिखा हुआ है और ये डी है, ये टी नहीं है। ठीक है, पता चलना चाहिए कि ये पी लाइट है और ये डी डार्क है। ये टी नहीं लगना चाहिए, पेट द नहीं लगना चाहिए, ये पेट द लगना चाहिए। क्लियर? और जैसे ही आप 10 क्लास 20 क्लास कर लोगे ना, डिक्टेशन पे जैसे ही आओगे, एक बार ये बुक खत्म जैसे ही होगी, आप कुछ भी लिखोगे आपको सब समझ आएगा, सब समझ आएगा। तो अभी टेंशन मत लेना कि क्या दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है। आप निश्चिंत रहो, आप विश्वास करो कि आप शॉर्ट हैंड इतने ही दिन में सीख लोगे, जो कि एसएससी की रिक्वायरमेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं लगना है। फिर है एक पंक्चुएशन मार्क है, जैसे कि हम फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में ये लगाते हैं, ये सब पंक्चुएशन मार्क कहलाता है। शॉर्ट हैंड में फुल स्टॉप ऐसे होता है, क्रॉस। कोई सेंटेंस आपने लिखा है और वहां पे ये लगा दिया तो उसका मतलब शॉर्ट हैंड में ये फुल स्टॉप है। क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन, और जैसे हिंदी में ऐसे करते या इंग्लिश में ऐसे करते, तो इसके जगह पे ये आ जाएगा शॉर्ट हैंड में। एक सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क, ऐसे। मेनली ये दो का यूज होता है। बाकी बहुत सारा पंक्चुएशन मार्क है, बहुत सारा कहने का मतलब 5-6 और है। आप देख के कर सकते हो उसको। ये पहला एक्सरसाइज में ये था, हालांकि वॉवेल है। अब मैं वॉवेल पे आ जाता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। दूसरे एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, और तीसरे एक्सरसाइज में भी कुछ खास नहीं है। हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे मैंने बताया था, कम का ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है के। जैसे कम ऐसे लिखते हैं ना, तो उसमें के आ रहा है, ये कम का शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कि एनजी लिखा होता था, आप पढ़ चुके हो कि एनजी डार्क होता है। और जब थिंग आए, THING, थिंग, इसका ये शॉर्ट फॉर्म थिंग ऐसे हो जाता है। मतलब कि हमारा थिंग जहां भी रहे तो एनजी को लिख देंगे, वो थिंग पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए कई सारे शॉर्ट फॉर्म है, हजारों शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन अब ये कहोगे कि मतलब भैया सर जो भी कहो, कि कैसे याद करें। देखो, याद नहीं करना है शॉर्ट फॉर्म को। मैं एकदम एक बात कान खोल के आप सुन लो, कभी भी शॉर्ट फॉर्म या फ्रेज को याद मत करना। मैं अभी ये कह रहा था कि कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स को याद नहीं करना, या फ्रेज को भी। क्यों? क्योंकि देखो, जब आपकी पिटमैन बुक समाप्त होगी, ठीक है, ये पूरा आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद डिक्टेशन क्लास होगी। टीचर आपको डिक्टेट करेगा, एक पैराग्राफ होगा या एक जो भी आर्टिकल है, मान लो इंग्लिश शॉर्ट हैंड की, तो इंग्लिश की कोई आर्टिकल है, द हिंदू, द किसी की भी कॉपी की, किताब की, कुछ भी। तो वो आर्टिकल आपको बोला जाएगा और आप उसको फिर शॉर्ट हैंड में लिखोगे। अब ये प्रैक्टिस कितने महीने चलेगी? कम से कम 4-5 महीने चलेगी, है ना? अब उस 4-5 महीने में मान लो कि कोई भी फ्रेज है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म है, कितनी बार आएगा? कम से कम 200-300 बार तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं? तो सोचो
कि अगर एक शॉर्ट फॉर्म इज मान लो ऐसे होता है, तो अगर शॉर्ट फॉर्म इज का ऐसे और उसको हम रटे जा रहे हैं, डू को हम रटे जा रहे हैं, ऐसे 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 किए जा रहे हैं, क्या फायदा है भाई? क्या फायदा है? हम प्रैक्टिस में एक बार जब डू लिखेंगे ऐसे, क्लियर पता चल जाएगा। और अगर 4-5 प्रैक्टिस हुई तो अपने आप, हाँ डू तो ऐसे होता है। मैं जैसे कि आप अभी चैप्टर पढ़ोगे, तो उसके बाद एक्सरसाइज आएगी, आप वो बनाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, अपने आप धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी आपको ये नहीं करना है। देखो होता क्या है कि हम ना 100% क्लियर कर लेना चाहते हैं पहले ही क्लास से। ऐसा नहीं होता। रूटीन बनाते हैं तो हमें लगता है कि जितना रूटीन में है ना, हमें उतना पूरा करना है। अरे नहीं भाई, पूरा नहीं करना है। अगर आप 80% 70% भी कर रहे हो ना, अगर आपका रूटीन टाइट है और उस टाइट रूटीन का 70-80% भी कर रहे हो, मतलब आप सही जा रहे हो। आप अपने आप पे बोझ मत डालो कि मुझे 100% करना है। जो जो लिखा हुआ है, इतने टॉपिक ये, इतने टॉपिक ये, ठीक है थोड़ा बहुत मिस होता है, होने दो, क्या दिक्कत है? प्रेशर नहीं लेना है अपने आप पे। उसी तरह से पहले दिन आप ये मत सोचना कि जितना क्लास में आया है हम सब कुछ सीख ही लेंगे, एक एक चीज कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए। तो फिर आप मुझसे पढ़ते नहीं रहते। ठीक है ना? तो इसीलिए रटना बिल्कुल नहीं है। दिमाग को सोचने के लिए तैयार करो। जैसे कि यहां पे अगर आप ये सीधा रटते जाओगे कि देखो हैव का शॉर्ट फॉर्म ऐसे होता है, बुद्धू, हैव में वी आ रहा है, वी है ये, वी का शॉर्ट, ये हैव का शॉर्ट फॉर्म हो गया। डू में डी आ रहा है, हो गया। इट का टी आ रहा है, ये टी लाइट है मान लो, ये डी डार्क, ये इट हो गया। विच में सी एच है, हो गया। कहाँ हमें याद करने की जरूरत, रटने की जरूरत है इसमें? कहाँ है? ये छोटा लग रहा है अभी आपको, इसलिए नहीं। कितना भी बड़ा शॉर्ट फॉर्म आ जाए, कितना भी बड़ा फ्रेज आ जाए, आप उस फ्रेज के जो कॉन्सोनेंट्स है ना, सिलेबल, जिसको बोला जाता है सिलेबल है, जो मेन सिलेबल होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसी में से 2 या 3 कॉन्सोनेंट उसमें आ जाता है। उसके साथ साथ बाकी चीजें भी होती है, पर उसी में से 2-3 कॉन्सोनेंट्स को हम निकाल के उसका शॉर्ट फॉर्म तैयार कर लेते हैं। और कोई भी शॉर्ट फॉर्म आप अपने मन से बना सकते हो, ये हमेशा याद रखना कि शॉर्ट फॉर्म जो किताब में लिखा हुआ है, जैसे कि कोई बड़ा शॉर्ट फॉर्म है, फ्रेज है, जो आप डिक्टेशन कर रहे हो, आपको नहीं पता है, आपको नहीं बन पा रहा है, वो 10 बार 20 बार अलग से प्रैक्टिस भी कर लिए पर वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपको अब ये नहीं देखना है कि इसी तरीके से मुझे बनाना है, नहीं। एग्जाम में आपका ये नहीं देखा जाता कि आपने शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या लिखा है, हाँ लिखा है नहीं लिखा है, आप इसको टाइप क्या किए हो। जो इंग्लिश आपने किया है टाइप कंप्यूटर पे बैठ के, वो आप क्या सही किए हो नहीं, ये मतलब नहीं है। इसमें आम इमली जो लिखना है आप लिखो, लेकिन जो वो बोला है, जो आर्टिकल बोला गया है, वही चीज आपका यहां टाइप होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे अगर कोई शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं याद आ रहा है, तो सीधा वर्ड लिख देना, बाद में टाइम दिया जाता है। और दूसरी बात, फ्रेज है, कोई दिक्कत हो रही है लिखने में, आप उसको अपने तरीके से बनाओ यार, अपने तरीके से बनाओ। ठीक है? तो ये बहुत जरूरी बात थी, ये बहुत ही जरूरी बात थी कि हम ना अपना दिमाग यूज ही नहीं करना चाहते। हमें लगता है जो किताब में लिखा हुआ है वही यूनिवर्सल है, नहीं है यूनिवर्सल। आप उसको अपने तरीके से, शॉर्ट फॉर्म रहे वर्ड रहे, आप अपना तरीका इस्तेमाल करो। नहीं आ रहा है समझ में, हाँ, लेकिन आप जो ये इस्तेमाल करोगे और जो वो बनाओगे अपने से, उसको आपको याद रखना होगा हमेशा। क्योंकि आप ये नहीं कि आप बना दिए और बाद में फिर भूल गए कि अरे ये मैंने क्या अपने तरीके से बनाया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बना रहे हो तो आपको अपना तरीका कम से कम याद होना चाहिए। जो भी शॉर्ट फॉर्म या जो भी फ्रेज आपने अपने मन से बनाया है, तो आप उसको अपने तरीके से याद भी रखना पड़ेगा आपको। ठीक है? ये क्लियर हुआ? याद नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लास मेरे ख्याल से लंबी जा रही है।
है ना? तो वॉवेल पे डिस्कशन अगर मैं करूं तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि इसका भी मैं 2 पार्ट करूंगा। तो अब मुझे लगता है वॉवेल पे आ जाना चाहिए, और ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत सारी चीजें थी जो मैंने बता दिया है। अब मेरे दिमाग में अगर कोई ऐसी चीज ना हो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, जो शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट वॉवेल से रिलेटेड जो मिथ है या जो परसेप्शन है आपके दिमाग में, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। ठीक है? कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप हमारा इंस्टा पे जो पेज है वहां पे विजिट कर सकते हो, AAS_शॉर्ट हैंड, आज शॉर्ट हैंड। ठीक है? आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहां भी आप पूछ सकते हो, या फिर वहां पे एक नंबर होगा, आप सीधा कॉल करो। मुझे कॉल पे बात करना ज्यादा सही लगता है, तो बेटर होगा कि आप जो नंबर दिया हुआ है उस पे कॉल कर लो या मुझे मैसेज कर लो। मैं नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा वहां पे, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करते हो तो। ठीक है? अ, बाकी जो चीजें हैं आप मुझसे पूछ लेना, अगर मुझे याद नहीं आया है तो मैं आपको पर्सनल तौर पे बताऊंगा। और अब मैं वॉबल पे आता हूँ, जो कि अ, सबसे बड़ा योद्धा है शॉर्ट हैंड का। हम चलिए उसकी कमजोरी जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म की कमजोरी अब आपको पता चल गई होगी ना, कि शॉर्ट फॉर्म को याद नहीं करना है, फ्रेज को भी याद नहीं करना है, किसी को याद नहीं करना है। प्रैक्टिस में अपने आप याद होगा, वो अपने आप याद होगा। क्लियर रहना आप। कूल, एकदम कूल बन के पढ़ो, मतलब कूल रह के पढ़ो। ठीक है? टेंशन नहीं लेना है।